Hello everyone, this is my PPT presentation. सब्जेक्ट था हमारा पीडियाट्रिक नर्सिंग, यूनिट थी 5th और उसका टॉपिक था कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने एसाइनोटिक का जितने भी टाइप्स थे वो कंप्लीट कर लिए थे और साइनोटिक का फर्स्ट टाइप स्टार्ट किया था TOF, टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, जिसके 2 पार्ट मैं बना चुका हूँ, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। आज हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। तो जनरली TOF क्या था? 4 डिफेक्ट्स का कॉम्बिनेशन था। TOF के अंदर कौन कौन से? पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एंड लास्ट ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा। तो आज पार्ट थर्ड के अंदर हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन कैसे किया जा सकता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि पेशेंट के अंदर TOF प्रेजेंट है, और इसका मैनेजमेंट, जिसमें देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। तो फर्स्ट वन हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर कि अगर बेबी में TOF प्रेजेंट है तो आप उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन हैं। तो डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन में सबसे पहले हम देखेंगे कार्डियक एग्जामिनेशन। कार्डियक एग्जामिनेशन में यहाँ पर आपको पता है VSD प्रेजेंट है, यानी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट प्रेजेंट है। यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी में पल्मोनरी स्टेनोसिस प्रेजेंट है, और इन दोनों कंडीशन से जब ब्लड क्रॉस होगा या इन दोनों कंडीशन से ब्लड फ्लो करेगा तो वहाँ पर एक साउंड प्रोड्यूस होगी, वो लाइक मरमर साउंड है, और हम उसे कहाँ पर सुन सकते हैं? अलोंग लेफ्ट स्टर्नम बॉर्डर। लेफ्ट स्टर्नम बॉर्डर के वहाँ पर आपको ये साउंड सुनने को मिल सकती है। तो स्टेथोस्कोप के थ्रू आप इस मरमर साउंड को सुन सकते हैं। तो फर्स्ट हो गया अपना कार्डियक एग्जामिनेशन, जिसमें आपको मरमर साउंड सुनाई देगी। सेकंड है अपना ECG। हमेशा आपको पता है ECG में हम क्या देख सकते हैं? हाइपरट्रॉफी कौन से वेंट्रिकल की है? राइट वेंट्रिकल की। तो ECG के अंदर हमें राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी, क्योंकि एनलार्जमेंट किसका हो रहा है इसमें? राइट वेंट्रिकल का। तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी आप ECG में देख सकते हैं। अब नॉर्मल हार्ट की जो रिदम है, डिसरिथमिया कंडीशन है, वो भी आप ECG के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा चेस्ट एक्सरे। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में जब हम पेशेंट का चेस्ट एक्सरे कराएंगे तो एक स्पेशल साइन हमें देखने को मिलेगा, जो हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, बूट शेप्ड हार्ट इज सीन ड्यू टू राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाने के कारण जब पेशेंट का चेस्ट एक्सरे लिया जाता है तो उसमें जो उसकी हार्ट की स्ट्रक्चर है वो बूट शेप्ड लगती है। बूट शेप्ड लगने का मतलब है, हम इसे डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं इस तरीके से। जब पेशेंट का चेस्ट एक्सरे लिया जाता है तो हार्ट की जो स्ट्रक्चर है वो हमें बूट शेप्ड लगती है। ये स्ट्रक्चर है लाइक बूट शेप्ड। तो रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट वाला जो पेशेंट है उसका जो हार्ट है वो कैसा लगेगा हमको एक्सरे के अंदर? बूट शेप। तो ये स्पेशल साइन हो गया जो कि देखने को मिलता है किसमें? टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट में। नेक्स्ट, द पल्मोनरी आर्टरी इज स्मॉल एंड एरोटा इज लार्जर देन नॉर्मल साइज। ये सिंपल सी बात है, पल्मोनरी आर्टरी में स्टेनोसिस हो रखा है, तो जब भी आप रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो पल्मोनरी आर्टरी आपको स्मॉल दिखेगी, जबकि एरोटा के अंदर ओवरराइडिंग ऑफ एरोटा वाली कंडीशन प्रेजेंट है, उसको वर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो एरोटा का एनलार्जमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो पल्मोनरी आर्टरी में नैरोइंग के कारण पल्मोनरी आर्टरी हमें स्मॉल देखने को मिलेगी, जबकि एरोटा हमें
एनलार्ज देखने को मिलेगा अपने नॉर्मल साइज से। नेक्स्ट है 2D इको। आपको पता ही है 2D इको के अंदर हम किसी भी डिफेक्ट के साइज को, उसकी लोकेशन को और उससे होने वाली ब्लड शंटिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट वन हमारे पास वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो VSD का साइज, उसकी लोकेशन और उसकी ब्लड शंटिंग को आप 2D इको के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वैसे ही दूसरी अबनॉर्मलिटी पल्मोनरी स्टेनोसिस प्रेजेंट है, तो पल्मोनरी आर्टरी में स्टेनोसिस का साइज़ क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, कहीं वॉल का स्टेनोसिस है या कहीं पर आर्टरी का स्टेनोसिस है, उसे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और बाद की कंडीशन में आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ब्लड की शंटिंग किस तरीके से हो रही है, यानी कितना ब्लड जो है वो वहाँ से शंट कर रहा है और उसकी कितनी शंटिंग पल्मोनरी स्टेनोसिस के थ्रू हो पा रही है। एंड लास्ट है ओवरराइडिंग ऑफ एरोटा। एरोटा का एनलार्जमेंट कितना हो चुका है और एरोटा से जो ब्लड की शंटिंग है वो किस तरीके से हो रही है, ये भी हम 2D इको के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कार्डियक कैथेटराइजेशन। जब आप कार्डियक कैथेटर के थ्रू, कैथेटर को जब भी आप इंसर्ट करेंगे तो हार्ट में इंसर्ट करने के बाद जब आप डाई इंसर्ट करेंगे तो आप वहाँ पर डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट डाई आपको विजुअल एग्जामिनेशन के थ्रू आइडेंटिफाई करने में मदद करेगी, तो वहाँ पर हम डिफेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं लाइक वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और पल्मोनरी स्टेनोसिस। नेक्स्ट, ये आप साइन ध्यान रख सकते हैं, बूट शेप्ड हार्ट, जिसमें एक्सरे के अंदर पेशेंट का जो हार्ट है वो कैसे दिखेगा आपको, बूट शेप्ड, लाइक बूट शेप्ड, इसलिए इसका नाम दिया गया है बूट शेप्ड हार्ट। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, चेस्ट एक्सरे, स्पेशल साइन है किसका, TOF, टेट्रालॉजी ऑफ फैलोप। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले हम मैनेजमेंट करेंगे टैट स्पिल का, ब्लू स्पिल का, साइनोटिक स्पिल का और एनोरेक्सिया स्पिल का। मैंने आपको बताया था ये चारों नाम जो हैं वो सेम हैं। टैट स्पिल का मतलब मैंने आपको बताया था, सडनली जब बेबी क्राइंग करता है और उसे हम फीडिंग कराते हैं तो सडनली उसमें साइनोटिक का अटैक देखने को मिलता है, डिसिप्निया वाली कंडीशन आ जाती है, बेबी की स्किन का कलर ब्लू हो जाता है। इट मीन्स जब भी बेबी क्राई करता है और बेबी फीडिंग करता है तो ऑक्सीजन की लैक ऑफ सप्लाई के कारण लंग्स के अंदर ब्लड सप्लाई कम होती है, क्योंकि पल्मोनरी स्टेनोसिस हो रखा है और उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है, जिसके कारण हमें साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है टैट स्पिल, ब्लू स्पिल, एनोरेक्सिया स्पिल। ये सारी कंडीशन हमको देखने को मिलती है जिसमें बेबी क्या हो जाता है, सडनली ब्लू रंग का हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उसी साइन को हम टैट स्पिल कंडीशन कहते हैं। तो अगर इसका हम मेडिकल मैनेजमेंट देखें तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम बेबी को स्क्वाटिंग पोजीशन दे सकते हैं और नीचे पोजीशन दे सकते हैं। ये दोनों ही पोजीशन क्या करती हैं, दिस पोजीशन इंक्रीज सिस्टमेटिक वीनस रिटर्न टू डिक्रीज राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर। जैसे ही पोजीशन आप बेबी को ये देते हैं तो ये मान के चलिए राइट वेंट्रिकुलर पे जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाता है। इट मीन्स सिस्टमेटिक फ्लो जो है, आउटफ्लो जो है वो बढ़ जाता है, यानी पल्मोनरी आर्टरी का जो ब्लड है जो कि स्टेनोसिस हो रखी है वहाँ से ब्लड का आउटफ्लो बढ़ जाता है। पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को ज़्यादा ले जाना स्टार्ट कर देती है, वीनस रिटर्न बढ़ जाता है। जब पल्मोनरी आर्टरी ज़्यादा ब्लड लेके जाएगी तो ये मान के चलिए राइट वेंट्रिकुलर का प्रेशर अपने आप ही रिलीज हो जाएगा, क्योंकि पल्मोनरी स्टेनोसिस के कारण ब्लड आगे नहीं जा पा रहा था और उसका पूरा प्रेशर राइट वेंट्रिकल पे पड़ रहा था। बट ये पोजीशन देने के बाद जो राइट वेंट्रिकल का प्रेशर है वो रिलीज हो जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी ज़्यादा वर्क करेगी, वीनस रिटर्न बढ़ जाएगा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड लंग्स में पहुंचेगा। जब ज़्यादा ब्लड लंग्स में पहुंचेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जब ज़्यादा ब्लड जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ज़्यादा जाएगा और फिर एरोटा ज़्यादा से ज़्यादा कौन से ब्लड की सप्लाई करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करेगा, क्योंकि लंग्स में जाने वाला सारा ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। और जब VSD, जब हम ये कह सकते हैं राइट वेंट्रिकल पे प्रेशर कम हो जाएगा तो VSD के थ्रू भी जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में कम जाएगा, तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड भी कम होगी
ऐसी कंडीशन के अंदर टैट स्पिल वाली कंडीशन जो है, यानी साइनोसिस वाली जो कंडीशन है, सीवियर साइनोसिस वाली जो कंडीशन है, उससे बेबी को रिलीफ मिलेगा। तो टैट स्पिल वाली कंडीशन को मैनेज करने के लिए डॉक्टर एडवाइस करता है बेबी को हम 2 पोजीशन दे सकते हैं, स्क्वाटिंग पोजीशन और नी चेस्ट पोजीशन। इसे आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। बेबी में नी चेस्ट पोजीशन किस तरीके से दी जाती है, ये बेबी की नी चेस्ट पोजीशन है जो कि टैट स्पिल वाली कंडीशन में देंगे। और ये टॉडलर है, एक टॉडलर बच्चा है जिसको स्क्वाटिंग पोजीशन दे रखी है, इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द लंग्स, ये स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठा है। तो डॉक्टर एडवाइस करता है टैट स्पिल कंडीशन TOF वाला बेबी, उसको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए 2 पोजीशन दे सकते हैं, नी चेस्ट पोजीशन एंड स्क्वाटिंग पोजीशन। नेक्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट में है हमारा प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल क्या है, पल्मोनरी आर्टरी के वॉल को, पल्मोनरी आर्टरी का और पल्मोनरी आर्टरी का जो वॉल है उसके स्पाज्म यानी कॉन्ट्रैक्शन जो हो रखा है, स्पाज्म होने का मतलब क्या है, जो कॉन्ट्रैक्शन हो रखा है पल्मोनरी आर्टरी और वॉल स्पाज्म, यानी पल्मोनरी आर्टरी के वॉल में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रखा है, जो स्टेनोसिस हो रखा है और उसकी जो आर्टरी के अंदर स्टेनोसिस हो रखा है उसको रिड्यूस करेगा, उसको कम करेगा। अगर पल्मोनरी आर्टरी में रिड्यूस, उसका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, उसके वॉल का कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो उससे जो ब्लड होकर गुजर रहा है उसका आउटफ्लो इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर उसका आउटफ्लो जो इंक्रीज हो जाएगा उसके लिए हमारे को हेल्प कौन कर रहा है, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल ड्रग जब आप पेशेंट को देंगे तो पेशेंट का जो स्टेनोसिस है पल्मोनरी आर्टरी का और वॉल का, वो रिड्यूस हो जाएगा, जिसके कारण ब्लड का आउटफ्लो बढ़ेगा। जब पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड लंग्स में जाएगा, राइट वेंट्रिकुलर का प्रेशर कम हो जाएगा और साइनोसिस वाली जो कंडीशन है वो बेबी के अंदर रिड्यूस हो जाएगी। टैट स्पिल वाली कंडीशन से पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। तो प्रोपेनॉल भी जो है एक ड्रग ऑफ चॉइस है जो कि जनरली हम यूज़ कर सकते हैं किसके मैनेजमेंट में, टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट के। नेक्स्ट है इंट्रावेनस प्रोस्टाग्लैंडिन थेरेपी। हम ये जानते हैं कि जो प्रोस्टाग्लैंडियंस हैं, जो कि मेनली हमने देखा था डक्टस आर्टेरियोसस, जब बेबी बिफोर बर्थ होता है यानी इंट्रायूट्राइन कंडीशन में होता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन ज़्यादा होते हैं जो कि डक्टस आर्टेरियोसस की पैटेंसी को लगातार बनाए रखने का काम करते हैं, उसमें डायलेशन बनाए रखने का काम करते हैं, वैसो डायलेशन का काम करते हैं। तो यहाँ पर भी हम इस प्रोस्टाग्लैंडियंस का यूज़ कर सकते हैं। इस कंडीशन में जब आप बेबी को प्रोस्टाग्लैंडियंस देंगे तो यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर स्टेनोसिस हो रखा है और स्टेनोसिस कंडीशन से रिलीफ के लिए हम प्रोस्टाग्लैंडियन देंगे जो कि लगातार पल्मोनरी आर्टरी में डायलेशन बनाए रखने का काम करेगी। और जब डायलेशन लगातार बनाए रखने का काम करेगी तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन वाली कंडीशन कम देखने को मिलेगी, जिसके कारण वहाँ से जो ब्लड का आउटफ्लो है वो ईजिली हो जाएगा, प्रॉपर्ली हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड लंग्स में जाएगा, ऑक्सीजनेटेड होगा और एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी को सप्लाई होगा। तो प्रोपेनॉल तो स्पाज्म को कम करेगा, प्रोस्टाग्लैंडियन जो है वो डायलेशन बनाए रखने का काम करेंगे आर्टरीज के अंदर, जिसके कारण ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख सकते हैं बेबी के अंदर साइनोसिस कंडीशन है, तो यहाँ पर बेबी को हम ऑक्सीजन थेरेपी भी दे सकते हैं क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन कंडीशन बेबी के अंदर देखने को मिल रही है, टैट स्पिल बेबी में देखने को मिल रहा है। बेबी को इन्फेक्शन से लगातार बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स, पेन से बचाने के लिए एनाल्जेसिक्स और फीवर से बचाने के कारण एंटीपायरेटिक ड्रग्स हैं जो रेगुलर ट्रीटमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट जो कि जनरली हम TOF वाले बेबी को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, जनरली टैट स्पिल का मैनेजमेंट स्क्वाटिंग पोजीशन है, नीचेस्ट पोजीशन है जो कि वीनस रिटर्न को बढ़ा देगा। प्रोपेनॉल जो है वो पल्मोनरी आर्टरी वॉल के स्पास को कम करेगा। प्रोस्टाग्लैंडियंस है जो कि आर्टरी में लगातार डायलेशन बनाने का काम करेंगे। ऑक्सीजन थेरेपी दे देना, एंटीबायोटिक्स दे देना, एनाल्जेसिक्स दे देना और एंटीपायरेटिक्स भी आप दे सकते हैं। तो ये था हमारा मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ TOF। ये 2 पोजीशन है, नीचेस्ट पोजीशन और स्क्वाटिंग पोजीशन। किससे रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए देंगे हम ये, टैट स्पिल कंडीशन। अब लास्ट हमारा जो मैनेजमेंट है वो है सर्जिकल मैनेजमेंट। देखिए सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहला मैनेजमेंट है और सारे जो मैनेजमेंट है वो हमारे होंगे पैलिएटिव सर्जरी के, सारे होंगे हमारे पैलिएटिव सर्जरी के। देखिए सबसे पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि पैलिएटिव सर्जरी क्या होती है। किसी भी
डिफेक्ट का, किसी भी डिजीज़ का, किसी भी डिसऑर्डर का जब आप सर्जिकल मैनेजमेंट कर रहे हैं और उस सर्जिकल मैनेजमेंट के पीछे का आपका गोल है कि वो ज़्यादा इन्वेसिव ना हो, ज़्यादा डेंजरस ना हो, ज़्यादा खतरनाक ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को रिलीफ भी मिले, यानी हमारा मैनेजमेंट ज़्यादा इन्वेसिव ना हो, खतरनाक ना हो, डेंजरस ना हो और पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सिम्टम्स से रिलीफ भी मिले, हम उसे रिलीफ भी प्रोवाइड कर सकें। तो ऐसे मैनेजमेंट के लिए हम पैलेटिव सर्जरीज का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी जो पैलेटिव सर्जरी है वो क्या कहती है, हमारे यहाँ पर मेन कंडीशन देखने को मिलती है पल्मोनरी स्टेनोसिस, यानी टीओएफ की मेन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर पल्मोनरी स्टेनोसिस हो रखा है जिसके कारण आगे की सारी प्रॉब्लम हो रही है। राइट वेंट्रिकुलर में हाइपरट्रॉफी हो रही है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट से जो ब्लड है वो राइट टू लेफ्ट शंटिंग करके कहाँ पर पहुँच रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँच रहा है। तो अगर ये मान के चलिए जो पल्मोनरी स्टेनोसिस है, पल्मोनरी वॉल का स्टेनोसिस है और इसके कारण आगे ब्लड नहीं जा पा रहा है और ये आगे जाके कनेक्ट किससे होते हैं, लंग्स से कनेक्ट होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं इस स्टेनोसिस के कारण ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड कहाँ पर जा रहा है, राइट टू लेफ्ट शंटिंग करके कहाँ पर पहुँच रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ रहा है, जिसके कारण ओवर राइडिंग ऑफ एरोटा हो रहा है, एरोटा को ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है। तो अगर हम एरोटा का कुछ ऐसा कम्युनिकेशन कर दें कि वो पल्मोनरी आर्टरी से कनेक्ट हो जाए और एरोटा में जो जाने वाला डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो ज़्यादा से ज़्यादा लंग्स में पहुँचे और ऑक्सीनेटेड होकर वापस बॉडी में जाए, तो काफ़ी हद तक टैट स्पील वाले साइनोसिस वाले सिम्टम से पेशेंट को रिलीफ मिल सकता है। और ये वाला जो मैनेजमेंट है वो इन्वेसिव भी नहीं है, ज़्यादा खतरनाक भी नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को क्या प्रोवाइड करेगा, रिलीफ प्रोवाइड करेगा। तो इसके लिए हम जिस सर्जरी का यूज़ करते हैं वो है पैलिएटिव सर्जरी। इन्फेंट हु आर सीवियरली साइनोटिक और हैव टेटिस्पील्स रिक्वायर अ पैलिएटिव प्रोसीजर टू इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द लंग्स, यानी हमारा फाइनली गोल ये रहेगा कि पल्मोनरी आर्टरी नैरो हो चुकी है, वो ब्लड को लंग्स तक नहीं लेके जा पा रही है, तो हम एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी का ऐसा कम्युनिकेशन कर दें जिसमें एरोटा में जाने वाला डीऑक्सीनेटेड ब्लड वापस उस कम्युनिकेशन के थ्रू किस में पहुंच जाए, पल्मोनरी आर्टरी में। और जब पल्मोनरी आर्टरी में ज़्यादा ब्लड पहुंच जाएगा तो वो लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाएगा तो वापस ऑक्सीनेटेड हो जाएगा और फिर जब वो एरोटा के पास आएगा तो एरोटा ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीनेटेड ब्लड की सप्लाई करेगा। तो इसके लिए अलग अलग प्रोसीजर हैं, अलग अलग सर्जरीज हैं, उनके अलग अलग नाम हैं और उसमें किस तरीके से कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो हम आगे देखेंगे। तो अभी के लिए आप ये देखिए पैलिएटिव जो प्रोसीजर हैं वो क्या हैं, इन्फेंट हु आर सीवियरली साइनोटिक और हैव टेटिस्पील्स रिक्वायर अ पैलिएटिव प्रोसीजर टू इंक्रीज ब्लड फ्लो टू लंग्स, ये हमारा फाइनल गोल है, इंक्रीज ब्लड फ्लो टू लंग्स, लंग्स तक ब्लड फ्लो को बढ़ाना है। अब इसके लिए कौन कौन सी प्रोसीजर्स हैं वो हम देखते हैं। ये इसमें नीचे जो है वो डिस्क्राइब कर रखा है कि पैलिएटिव जो प्रोसीजर हैं वो क्या होते हैं, इसके बारे में आप देख सकते हैं। इसमें सिंपल सा वही बता रखा है कि ऐसे इंटरवेंशन हैं जिसमें लीस्ट इन्वेसिव हैं ऐसे इंटरवेंशन और ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट के सिम्टम्स जो हैं उनको लेस सीवियर करने में मदद करेंगे, यही इसका क्या है, टारगेट है। तो जितने भी हम आगे सर्जिकल मैनेजमेंट पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए जो एरोटा की बेसिक एनाटॉमी है वो देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहले हम एरोटा की बेसिक एनाटॉमी को देखेंगे और उसके बाद इसके सारे मैनेजमेंट देखेंगे कि किस तरीके से कौन कौन सी सर्जरी करी जा रही है। तो यहाँ पर अगर हम एरोटा की बेसिक एनाटॉमी देखें तो एरोटा में ये है असेंडिंग एरोटा, ये है आर्च ऑफ एरोटा और ये है हमारा डिसेंडिंग एरोटा और इधर से ही हमारे को लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी भी निकलती है और राइट कोरोनरी आर्टरी भी निकलती है जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। हार्ट की ब्लड सप्लाई के लिए रेस्पॉन्सिबल है राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अब ये जो आर्च ऑफ एरोटा है इससे और ब्रांचेस निकलती हैं और इसकी और ब्रांचेस की बात करें तो ये है हमारी ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी जो कि आगे जाके राइट सबक्लेवियन आर्टरी में डिवाइड हो रही है और आगे राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी में डिवाइड हो रही है।
इधर हम बात करें तो ये इको डिवाइडेशन हुआ जिसमें लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और इधर से बात करें तो ये हो गई लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। यहाँ पर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, ध्यान रखिए, ये है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी और ये है हमारी राइट सबक्लेवियन आर्टरी। इसका आगे इंपॉर्टेंट रोल है, इसका आगे कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल है। असेंडिंग अरोटा का रोल है, आर्च ऑफ अरोटा का रोल है, डिसेंडिंग अरोटा का रोल है। 5 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, असेंडिंग अरोटा, आर्च ऑफ अरोटा, डिसेंडिंग अरोटा, राइट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। इन 5 चीज़ों को ध्यान रखिए। जितने भी प्रोसीजर है वो इन 5 चीज़ों पे डिपेंडेंट है। हमेशा ध्यान रखिए, राइट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, आर्च ऑफ अरोटा, असेंडिंग अरोटा, डिसेंडिंग अरोटा, ये सारे पार्ट ऑफ अरोटा हैं। क्या कह सकते हैं हम इनको? दीज ऑल आर पार्ट ऑफ अरोटा, ये अरोटा के पार्ट्स हैं। अब किस तरीके से कौन कौन से प्रोसीजर हैं जो लंग्स की सप्लाई को बढ़ा देंगे? अभी हमारा डिफेक्ट क्या कह रहा है कि एरोटा में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मिक्स आ रहा है, और ये जो ब्लड बॉडी को जब ये सप्लाई कर रहा है तो बॉडी में साइन देखने को मिल रहा है साइनोसिस, क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें कौन से ब्लड की मिक्सिंग हो रही है? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। तो एरोटा में जो सप्लाई हो रही है वो भी कैसे हो रही है? मिक्सिंग ऑफ वाला ब्लड। और जब मिक्सिंग ऑफ वाला ब्लड पूरी बॉडी को सप्लाई हो रहा है तो हमें साइन देखने को मिल रहा है टैटिसफिल और साइनोसिस कंडीशन। अब इससे हम रिलीफ प्रोवाइड क्या कर सकते हैं? ये जो इसकी ब्रांचें हैं, ये जितनी भी इसकी ब्रांचें 1 2 3 4 5, इनका कहीं अगर हम पल्मोनरी आर्टरी से कम्युनिकेशन कर देवें तो इनमें आने वाला मोस्ट ऑफ ब्लड किस में चल जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में। और जब वो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में चल जाएगा, जहाँ पर स्टेनोसिस नहीं है वहाँ पर हम कनेक्शन करेंगे, और जब वो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में चल जाएगा तो वो ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा लंग्स में जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लंग्स में जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारा लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, अरोटा से फिर जो ब्लड सप्लाई होने वाली होगी यहाँ पर जो ब्लड आने लग जाएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड आने लग जाएगा। तो ये कुछ हमारा सर्जिकल प्लान है जिसके बेसिस पे हम पेशेंट की सर्जरी करेंगे। अब कौन कौन सी सर्जरी है उसे हम देखते हैं। सबसे पहला है हमारा ब्लेलॉक टसिक शंट, जिसे हम शॉर्ट में बीटी शंट भी कहते हैं। तो ये जो हमारा बीटी शंट है, ब्लेलॉक टसिक शंट, बीटी शंट, इसमें किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है ये देखिए। पहले हम इसकी थ्योरी देखेंगे। एन आर्टिफिशियल डक्टस इज क्रिएटेड बाय कनेक्टिंग, अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, राइट और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी ब्रांच ऑफ अरोटा। मैंने आपको सबक्लेवियन आर्टरी डायग्राम में दिखाई है पीछे, राइट साइड की और लेफ्ट साइड की। अब इनका कनेक्शन किससे कर रहे हैं? टू द पल्मोनरी आर्टरी, राइट और लेफ्ट साइड। यानी सबक्लेवियन आर्टरी की जो 2 ब्रांच है राइट और लेफ्ट, उसको आप कनेक्ट कर रहे हैं किससे? पल्मोनरी आर्टरी से। कौन कौन सी? राइट साइड की पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट साइड की पल्मोनरी आर्टरी। अब इस कनेक्शन से हो क्या रहा है एक्चुअली? दिस कनेक्शन अलाउ इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द लंग्स। अब एरोटा का ये मान के चलो, जब आपने ये कम्युनिकेशन कर दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, तो एरोटा का बहुत सारा ब्लड किस में चला जाएगा? क्योंकि लेफ्ट साइड का प्रेशर भी ज़्यादा है तो शंटिंग एरोटा से पल्मोनरी आर्टरी की तरफ होगी। अब वो सारा ब्लड किस में चला जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में। और जब ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में चल जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लंग्स में पहुँचेगा, और जब ये ज़्यादा से ज़्यादा लंग्स में पहुँचेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड अरोटा तक आएगा, और फिर बॉडी को जो मिलने वाला ब्लड है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई बढ़ जाएगी, और साइनोसिस वाली कंडीशन से बेबी को क्या मिलेगा? रिलीफ मिलेगा। तो ये प्रोसीजर इन्वेसिव भी नहीं है ज़्यादा, और हम जो पेशेंट के सिम्टम्स है उसको रिलीफ भी प्रोवाइड कर पा रहे हैं, और इसी को हम कहते हैं पैलिएटिव सर्जरीज। तो इसमें सबसे पहला है हमारा बीटी शंट। बीटी शंट में आप नीचे डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, इजी गोइंग। देखिए यहाँ से आपको समझ में आएगा किस किस का कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ये हमारा है असेंडिंग अरोटा, आर्च ऑफ अरोटा, डिसेंडिंग अरोटा। ये यहाँ से ऊपर जो है ब्रांच निकल रही है, तो ये हम कह सकते हैं हमारी है राइट सबक्लेवियन आर्टरी। इधर से निकल रही थी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ये हो गई हमारी राइट सबक्लेवियन आर्टरी जो कि है ब्रांच ऑफ अरोटा। राइट सबक्लेवियन आर्टरी ये क्या है? अरोटा की ब्रांच है।
इसको हम ये देखिए, ये है हमारा शंट, इसे हम कहते हैं शंट कनेक्शन ट्यूब, जिसे हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं, ये लेफ्ट साइड की सबक्लेवियन आर्टरी है, तो इसका हम कनेक्शन कर रहे हैं किसके, लेफ्ट साइड की पल्मोनरी आर्टरी से। ये लेफ्ट साइड की सबक्लेवियन आर्टरी है, इसको हमने यहीं से कम्युनिकेट कर दिया किसके साथ, लेफ्ट साइड की पल्मोनरी आर्टरी से। ऐसा ही हम सेम करेंगे, राइट साइड की सबक्लेवियन आर्टरी को कनेक्ट कर देंगे किसके साथ, राइट साइड की पल्मोनरी आर्टरी के साथ। ऐसा कनेक्शन करने के बाद इस एरोटा में जो मिक्सिंग ब्लड आ रहा है वो ऊपर ब्रांचेस में जाएगा और फिर वो प्रेशर के साथ इधर आएगा, और जब उसे पता लगेगा एक नया शंट यहाँ पर प्रेजेंट है, एक नया रास्ता यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसका प्रेशर आप जानते हो लेफ्ट साइड में ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा प्रेशर के साथ आएगा और इस प्रेशर के साथ इसमें आ जाएगा। और फिर आगे ये जो पल्मोनरी आर्टरी है इसका कनेक्शन किसके साथ है, लंग्स के साथ। तो ये मिक्सिंग ब्लड यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से लंग्स में गया, अब लंग्स इनको क्या कर देगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लंग्स के पास ब्लड पहुँचेगा और वो इन्हें ऑक्सीजनेटेड करके वापस किस में भेजेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और फिर ये एरोटा के थ्रू जो बॉडी को ब्लड जाने लग जाएगा ऊपर, वो कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड। यानी मिक्सिंग ऑफ ब्लड में जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया था, हमने इस कम्युनिकेशन के थ्रू लंग्स की सप्लाई को तो बढ़ा दिया और ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई को इंक्रीज कर दिया, जिसके कारण साइन एंड सिम्टम जो टाइट स्पील आ रहा था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो सबसे पहला है हमारा बीटी शंट, जिसमें हम कम्युनिकेशन करते हैं अरोटा की एक ब्रांच, सबक्लेवियन आर्टरी जिसकी दो ब्रांच राइट और लेफ्ट साइड, जिसको हम उनकी सेम साइड पर राइट पल्मोनरी लेफ्ट पल्मोनरी के साथ शंटिंग के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। यह है हमारा शंट, और इसी शंट को हम कहते हैं बीटी शंट, ब्लेलॉक टचिंग शंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया अपना ब्लेलॉक टचिंग शंट, बीटी शंट, क्लियर है। नेक्स्ट, यहाँ पर भी आपको डायग्राम में दिखा सकते हैं, बहुत सिंपल सा, राइट सबक्लेवियन आर्टरी, ये हमारा शंट हो गया, ये हो गई हमारी राइट पल्मोनरी आर्टरी, और ये देखिए ये है कनेक्शन। अब ब्लड यहाँ से आएगा, इधर आएगा, इधर से इसमें चल जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, ये ब्लड लंग्स में जाएगा, ऑक्सीजनेटेड होकर एरोटा के पास आएगा, एरोटा जो सप्लाई करेगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई ज़्यादा करने लग जाएगा, और जब बॉडी के टिश्यूज़ को ऑक्सीजन मिलने लगेगी तो साइनोसिस वाले साइन देखने को कम मिलेंगे। तो ये जो बीच वाला हिस्सा है इसे हम कहते हैं ब्लेलॉक टचिंग शंट, बीटी शंट इसका शॉर्ट में नेम है। नेक्स्ट, अब दो और प्रोसीजर हैं हमारे पास जिसे हम शंट भी कह सकते हैं, पॉट्स शंट और वाटरस्टोन शंट। पॉट शंट और वाटरस्टोन शंट। सबसे पहला हम देखते हैं पॉट शंट क्या होता है। अगर इसकी लैंग्वेज देखी जाए तो अपर डिसेंडिंग अरोटा इज एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस का मतलब होता है किन्हीं दो चीजों को आपस में जोड़ देना, उसे हम कह रहे हैं एनास्टोमोसिस। तो यहां पर हो रहा है डिसेंडिंग अरोटा का किसके साथ, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के साथ। और वाटरस्टोन शंट में क्या हो रहा है, साइड टू साइड एनास्टोमोसिस। अब किस किस का, एसेंडिंग अरोटा का किसके साथ, राइट पल्मोनरी आर्टरी के साथ। तो इस कम्युनिकेशन को आप ध्यान रखना, यहां पर डिसेंडिंग अरोटा का जोड़ा है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के साथ पॉट्स प्रोसीजर में, और यहां पर एनास्टोमोसिस किया है असेंडिंग अरोटा के किसके साथ, राइट पल्मोनरी आर्टरी के साथ। अब हम इसे देखते हैं डायग्राम के अंदर, और अच्छा समझने के लिए, और अच्छे व्यू के लिए, और बेटर एक्सपीरियंस के लिए। सबसे पहले आ जाओ अपना पॉट्स शंट के साथ, या दोनों में डिफरेंस के साथ देखते हैं अपन। यहां पर मैंने आपको बताया था ये है हमारा कौन सा साइड, लेफ्ट साइड। ये है हमारा कौन सा, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, तो ये हमारा लेफ्ट साइड है। ये हमारी निकल रही है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, और ये हो गया हमारा असेंडिंग अरोटा, आर्च ऑफ अरोटा, डिसेंडिंग अरोटा। तो ये जो डिसेंडिंग अरोटा है और ये जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है, ये यहाँ पर ये जो राउंड चीज है, ये जो राउंड सर्कल आपको दिखा रखा है, ये होल,
ये बता रहा है कि हमने डिसेंडिंग अरोटा और पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट साइड की, उसके बीच एनास्टोमोसिस कर दिया है, उसके बीच कम्युनिकेशन कर दिया है, उसको जोड़ दिया है, और ऐसे शंट को हम कहते हैं पॉट शंट। और टेक्निक वही काम कर रही है हमारी। एरोटा में जब ब्लड आएगा तो वो हाई प्रेशर के थ्रू डिसेंडिंग एरोटा का जो ब्लड है वो आ जाएगा किसमें, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में, और इसमें आया हुआ ब्लड जाएगा किसमें, लंग्स के अंदर, और लंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड। तो ये है हमारा पॉट शंट सिस्टम, वही काम करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड किस में पहुँचाना है, लंग्स में पहुँचाना है। बट अलग अलग कनेक्शन के अकॉर्डिंग, अलग अलग कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग इनके नाम जो है वो डिफरेंट है। तो ये पहला था हमारा पॉट शंट, जिसमें हमने देखा डिसेंडिंग अरोटा को लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के साथ कनेक्ट करा है। ये है हमारा डिसेंडिंग अरोटा, ये हमारी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, इन दोनों को एनास्टोमोसिस करा है, और इसे हम कह रहे हैं पॉट शंट। और यहाँ पे ध्यान रखो, एरोटा का प्रेशर ज़्यादा है, पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर क्या है, कम है। तो ब्लड की शंटिंग कैसे होगी, एरोटा से पल्मोनरी आर्टरी में, और जब ब्लड पल्मोनरी आर्टरी तक पहुंच गया तो आगे की शंटिंग आपको पता है वो लंग्स तक जाएगा, और लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होगा। दूसरा हम देखते हैं वाटर स्टोन शंट। वाटर स्टोन शंट में एक्चुअली क्या होता है, ये तो हो गई हमारी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये हो गई हमारी राइट पल्मोनरी आर्टरी, और ये हो गया हमारा असेंडिंग अरोटा। ये असेंडिंग अरोटा, आर्च ऑफ अरोटा, डिसेंडिंग अरोटा, और ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड, ये हो गया हमारा राइट साइड। अब ये जो राइट साइड है, ये जो हमारा राइट साइड है, इसकी राइट पल्मोनरी आर्टरी और ये जो हमारा असेंडिंग अरोटा है, इसके बीच में एनास्टोमोसिस कर दिया है, इसको जोड़ दिया है, और इस एनास्टोमोसिस को हम कहते हैं वाटर स्टोन शंट। इस एनास्टोमोसिस को हम क्या कहते हैं, वाटर स्टोन शंट। असेंडिंग अरोटा और राइट पल्मोनरी आर्टरी को एनास्टोमोसिस करने को हम कहते हैं वाटर स्टोन शंट। तो ये हमारे दो प्रोसीजर थे, एक हमने बीटी शंट देखा, एक हमने पॉट्स प्रोसीजर देखा, एक हमने वाटर स्टोन शंट देखा, पॉट शंट देखा। ये तीन शंट हम देख चुके हैं। अगर हम तीनों को एक साथ देखें तो हम तीनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डायग्राम जो है वो हमारा इन तीनों को डिफ्रेंशिएट करेगा, एक साथ आपको बताएगा, जिससे आप इनको अलग अलग डिफरेंट करके समझ सकें। ये तो दो थे, पॉट शंट और वाटर स्टोन शंट। ये देखिए, ये तीनों एक साथ। अब इस डायग्राम में मैं आपको तीनों शंट एक साथ बताऊंगा। पहला पॉट शंट, लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट हो गई पल्मोनरी आर्टरी, ये लेफ्ट हो गई पल्मोनरी आर्टरी हमारी, यस, लेफ्ट साइड पल्मोनरी आर्टरी। और इसके पीछे ये जो अरोटा निकल रहा है, ये कौन सा है, हमारा डिसेंडिंग अरोटा, और पल्मोनरी आर्टरी पॉट प्रोसीजर के अंदर कनेक्ट होती है। तो डिसेंडिंग अरोटा और पल्मोनरी आर्टरी को लेफ्ट साइड की अगर आपने कनेक्ट किया तो उसे हम कहते हैं पॉट शंट। दूसरा वाटर स्टोन शंट, जिसमें हम असेंडिंग अरोटा और राइट पल्मोनरी आर्टरी को कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये राइट पल्मोनरी आर्टरी, और ये है हमारा इसके इधर ये वाला जो हिस्सा है अरोटा का, असेंडिंग अरोटा, ये जो सर्कल है ये बता रहा है एनास्टोमोसिस को, तो इसे हम कह रहे हैं वाटर स्टोन शंट। और एक और हमारा था बीटी शंट। बीटी शंट में हमने क्या किया था, ये अरोटा की ये ब्रांच, और ये हमारी राइट सबक्लेवियन आर्टरी, इधर से लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, इसको जोड़ दिया किसके साथ, पल्मोनरी आर्टरी के साथ, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के साथ। और इधर ये जो सबक्लेवियन आर्टरी है राइट साइड की, इसको हमने जोड़ दिया किसके साथ, राइट पल्मोनरी आर्टरी के साथ। और ऐसे कम्युनिकेशन को, इस कम्युनिकेशन को हम कहते हैं ब्लेलॉक टचिंग शंट, बीटी शंट, टसिक शंट, बीटी शंट। तो ये तीनों को डिफरेंशिएट किया गया है। और सिंपल वे में अगर हमको इसको क्लियर करना है तो आगे देखते हैं। ये देखिए और सिंपल, पॉट्स प्रोसीजर में ये डिसेंडिंग अरोटा और ये पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट साइड की, कौन सी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, इन दोनों को कनेक्ट किया पॉट्स प्रोसीजर। वाटर स्टोन के अंदर ये असेंडिंग अरोटा, और यहाँ पर आपने असेंडिंग अरोटा और राइट पल्मोनरी आर्टरी को, ये जो राउंड है ये बता रहा है एनास्टोमोसिस, यानी इन दोनों को जोड़ दिया गया है, और इसे हम कह रहे हैं वाटर स्टोन शंट।
और आपने सब क्लेवियन आर्टरी को अगर लेफ्ट साइड की सब क्लेवियन आर्टरी को लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के साथ जोड़ा और राइट साइड की सब क्लेवियन आर्टरी को राइट पल्मोनरी आर्टरी के साथ जोड़ा तो इसे हम कह रहे हैं ब्लेलॉक टसिंग शंट। तो ये तीनों को इसमें अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके आपको बता दिया गया है। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम से आप याद रखिए, कभी भी कंफ्यूजन के कोई चांसेस होंगे ही नहीं। ना लैंग्वेज याद रखने की जरूरत है ना कुछ, सिर्फ एनाटॉमी पता होना चाहिए और कनेक्शन पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है टीओएफ के अंदर, चाहे आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करें चाहे आप एग्जाम की तैयारी करें, हमेशा आपके काम आएगा। तो ये है हमारा इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। और भी आगे कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट है, उनको भी देखते हैं। अभी के लिए आप बीटी शंट, पॉट शंट और वाटर स्टोन शंट को ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक और प्रोसीजर है ब्रॉक्स प्रोसीजर। अब ये बहुत सिंपल है। इन दिस सर्जरी पल्मोनरी वॉल्वोटॉमी, यानी पल्मोनरी वॉल को ओपन करते हैं, ओटॉमी ओपनिंग, ओटॉमी ओपनिंग, वॉल्वोटॉमी। वॉल किससे रिलेटेड है? पल्मोनरी वॉल। पल्मोनरी वॉल्वोटॉमी इज डन यूजिंग होमोग्राफ टू करेक्ट स्टेनोसिस। दो कंडीशन हमारे पास यहां पर देखने को मिलती है। एक तो पल्मोनरी वॉल स्टेनोसिस हो जाता है, तो वहां पर अगर आप पल्मोनरी वॉल्वोटॉमी कर दो यानी पल्मोनरी वॉल की ओपनिंग कर दो, तो वहां से ब्लड का आउटफ्लो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्वोटॉमी वॉल की ओपनिंग कर दो तो वहां से ब्लड का जो उसमें वॉल में स्टेनोसिस हो रखा है वो ओपन हो जाएगा वॉल्वोटॉमी के थ्रू। वॉल को ओपन कर देना, वॉल्वोटॉमी, ओटॉमी ओपनिंग, तो वहां से ब्लड का आउटफ्लो बढ़ जाएगा। और होमोग्राफ्ट टू करेक्ट स्टेनोसिस, और जो पल्मोनरी आर्टरी में जो स्टेनोसिस हो रखा है, नैरोइंग जहां से हो रखा है, वहां पे एक ग्राफ्ट को आप सेट कर दो। ग्राफ्ट को सेट करने का मतलब है उस स्टेनोसिस को ओपन करके वहां पर एक चीज, हार्ड चीज आप वहां पर फिक्स कर दीजिए, ग्राफ्ट लगा दीजिए। जब आप वहां पे ग्राफ्ट लगा देंगे, जैसे पाइप होता है, पाइप के बीच जॉइंटर होता है, आपने देखा दो पाइप को आपस में जॉइंट करते हैं जॉइंटर, वैसे ही एक ग्राफ्ट लीजिए और वहां पर उस ग्राफ्ट को प्लेस कर दीजिए। अब वो नैरोइंग कंडीशन जो है करेक्ट हो जाएगी तो वहां से ब्लड का आउटफ्लो होने लग जाएगा। और ये जो दोनों चीजें हैं ये हम करते हैं ब्रॉक्स प्रोसीजर के अंदर। नेक्स्ट है करेक्टिव सर्जरी। अब ये करेक्टिव जो सर्जरी है इसके अंदर हम मल्टीपल डिफेक्ट्स को करेक्ट करेंगे। मल्टीपल डिफेक्ट्स क्यों करेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर है मल्टीपल डिफेक्ट्स, जैसे वीएसडी प्रेजेंट है, पल्मोनरी स्टेनोसिस प्रेजेंट है, तो मल्टीपल करेक्शन करेंगे इसमें। और इसके जो रिपेयरिंग है बहुत इजी है। सबसे पहला तो इसके अंदर आपको करेक्टिव रिपेयर टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट इन्वॉल्व। आपने देखा इसमें वीएसडी प्रेजेंट है, उसके लिए हम डेक्रोन पैच का यूज करते हैं, पेरिकार्डियल पैच का यूज करते हैं, आपको पता ही है। पल्मोनरी स्टेनोसिस के अंदर हम क्या कर सकते हैं? वॉल्वोटॉमी, वॉल को ओपन कर सकते हैं, होमोग्राफ्ट को यूज कर सकते हैं इफ द पल्मोनरी स्टेनोसिस इज सीवियर। तो ये भी हमने ब्रॉक्स प्रोसीजर के अंदर पढ़ लिया। और लास्ट जो है हमारा मैनेजमेंट में वो है कार्डियो पल्मोनरी बाईपास, जिसमें मैंने आपको बता दिया आपके हार्ट को संभालेगी हार्ट लंग मशीन, और थैरेकोटॉमी करके स्टर्नम के यहाँ से ओपनिंग करके डायरेक्ट हार्ट तक पहुंच के हार्ट का काम कौन करेगा? हार्ट लंग मशीन करेगी। और हार्ट को आप ऑपरेट करोगे सर्जिकल, जिसमें आप वीएसजी को रिपेयर करोगे, पल्मोनरी स्टेनोसिस को रिपेयर करोगे, ये दोनों को रिपेयर कर दोगे तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी ऑटोमेटिकली रिपेयर, ओवरराइडिंग ऑफ एरोटा ऑटोमेटिकली रिपेयर। रिपेयरिंग सिर्फ दो चीजों की करनी है, एक तो वीएसडी की और एक पल्मोनरी स्टेनोसिस की। तो कार्डियो पल्मोनरी बाईपास के थ्रू भी ये पॉसिबल है। सीवियर स्टेजेस के अंदर आप इसका यूज करेंगे। तो यहां पर जो है हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ द टीओएफ कंप्लीट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका सर्जिकल मैनेजमेंट, आप इसे ध्यान रखिए, ढंग से पढ़िए। और भी चाहें तो आप इसके यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं वो सर्च कर सकते हैं बेटर एक्सपीरियंस के लिए। तो यहाँ पर हमारा टीओएफ जो था साइनोटिक का वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।